Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be talking about merits and demerits or the appraisal of LPG policies. Okay. We have already discussed liberalization, privatization and globalization in separate videos. I just discussed them in separate videos so that you can understand them well. Okay. So let's begin with the appraisal of LPG policies. Okay. तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने क्या किया हमारे देश में, ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसीज़ ने एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का नाम है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि इससे कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई, कुछ बुरी भी चीज़ें हुई, ठीक है ना। मेरिट्स भी थी इसकी, कुछ डीमेरिट्स भी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरिट्स क्या क्या थे एलपीजी पॉलिसीज़ के, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वाइब्रेंट इकोनॉमी। देखिए क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत डेवलप होने लगी। ये नई नई ये जो हमने टेक्निक्स अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, उन वजह से कैसे डेवलप हुई, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो इकोनॉमी थी हमारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है ना, इम्पोर्ट बढ़ गया, ठीक है। तो जो चीज़ें कम होती थी वो अब ज़्यादा खरीदी जाने लगी। तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो थी वो ऑलमोस्ट 8% तक ग्रो करने लगी, ठीक है ना। 8% जो हमारी जीडीपी थी वो ग्रो करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखिए स्टिमुलेंट क्या होता है, एक सहारा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलपीजी पॉलिसीज़ ने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसको एक सहारे के रूप में काम किया, ठीक है। कैसे किया कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा, उसने देखिए आईटी सेक्टर एक तो बहुत बड़ा हमारे यहाँ, ठीक है ना। जो आईटी सेक्टर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप देखते होंगे आज के टाइम पे बेंगलोर, गुड़गांव, ये सारे क्या है, आईटी हब्स बन गए हैं ना हमारे यहाँ। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ हैं ना हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये जो आईटी सेक्टर है हमारा, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, यानी कि जो हमारा वित्तीय घाटा था वो कम होने लगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, हमारे पास पैसा आने लगा। तो हमारा जो वित्तीय घाटा था जो 8% से ऊपर पहुंच गया था, लगभग 8.5% ऑफ द जीडीपी, वो कितना आ गया, 3.5% ऑफ द जीडीपी, ठीक है ना। एक चीज़ कही जाती है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कि घाटे का बजट हमेशा अच्छा बजट माना जाता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे ये तो क्या उल्टी बात कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन नहीं, ये एक कभी जब फ्री टाइम होगा तब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग ये समझ लो कि घाटे का बजट ही ज़्यादातर गवर्नमेंट बनाती है, तो 3.5% इज़ क्वाइट कंट्रोलेबल, ठीक है ना। तो 3.5% जो था वो हमारा आ गया फिस्कल डेफिसिट, जो था पहले 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। अब देखिए क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ गया। एक आप लोग पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ की, जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होती है, यानी कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, प्राइजेस कम होंगे, ठीक है ना। तो महंगाई भी कम हुई। रीज़न क्या हुआ, हमने जो इम्पोर्ट्स किए, यानी कि दूसरी कंट्रीज से जो हमारे यहाँ गुड्स आए, उसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर हो गई, ठीक है, और डिमांड उसके मुकाबले उतनी ज़्यादा जो डिमांड थी वो नहीं रही। तो इससे क्या हुआ, प्राइजेस कम हुए और इन्फ्लेशन भी कम हो गया। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स सफिशिएंटी। इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को ऑप्शंस बहुत सारे मिले, ठीक है ना, वैरायटीज़ बहुत सारी मिलनी शुरू हो गई। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि आज से अगर 7-8 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर को अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करें तो क्या मिलता था, 10-12 हज़ार रुपये में ख़राब मोबाइल मिलते थे बहुत, ठीक है ना। लेकिन जब से ये शाओमी वगैरह ये जो कंपनीज़ आई मार्केट में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उतने ही प्राइस में काफ़ी अच्छे फ़ोन देने चालू किए, ठीक है ना। तो कंज्यूमर को ज़्यादा ऑप्शन मिले तो उन्होंने उसको ख़रीदना चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखिए क्या था कि हमारा इंपोर्ट हो रहा था, हमने एक पॉलिसी अपनाई हुई थी जो हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं अपने पिछले चैप्टर्स में। वो पॉलिसी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि सारा कुछ हम खुद से प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उससे क्या हो रहा था कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते थे और फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते थे वो भी हम अपने यहाँ ही यूज़ कर ले रहे थे। नहीं, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो चीज़ कम इम्पोर्टेंट थी उसको इम्पोर्ट करने लगे, ठीक है, और
जो चीज़ ज़्यादा पैसा हमें दे सकती थी उसको एक्सपोर्ट करने लगे, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इससे क्या हुआ कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री में आया, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ ने भी हमारी कंट्री में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू किया। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, इसका देखो एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा था वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसके पास इतना पैसा नहीं या उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर सके। ठीक है ना, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने आके, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने आके उसको पूरा किया। ठीक है ना, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग ऑब्सोलेट, यानी कि जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज़ थी वो पुरानी थी। ठीक है ना, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर से आया। जैसे मैंने अभी मोबाइल की बात की तो पहले माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह जो फ़ोन देते थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। ठीक है ना, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि शाओमी वगैरह आई, टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आए, ठीक है, तो फ़ोन्स आपको अच्छे मिले। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। ठीक है, क्या हुआ कि जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, जब आपका इंपोर्ट बढ़ा, ठीक है ना, आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आपका जो परसेंटेज बढ़ा, तो क्या हुआ, आप एक इकोनॉमिक पावर की तरह से, यानी कि एक बढ़ती हुई, यानी कि एक आगे आती हुई इकोनॉमिक पावर की तरह से आपका नाम आगे आया। ठीक है, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कंपेटिटिव मार्केट। अब देखिए क्या था कि अगर हम देखें 1990 से पहले ज़्यादातर क्या था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में बड़ी बड़ी कंपनीज थी। ठीक है ना, उनको ख़त्म किया गया, मतलब मोनोपोली ख़त्म की गई, कंपटीशन आया मार्केट में। ठीक है ना, तो कंपटीशन आने से क्या हुआ, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि BSNL के बारे में कि दूरभाष केंद्र पे अगर आपको पहले एक लैंडलाइन टेलीफोन लगवाना होता था तो कई महीने या 1-2 साल तक चक्कर काटने पड़ते थे, तब आपका फ़ोन लगता था। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या हाल है कि सिम आप खरीदते बाद में वो एक्टिवेट पहले हो जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जो कंपटीशन आया मोनोपोली की जगह, यानी कि जो BSNL की मोनोपोली चलती थी, आज के टाइम पे BSNL लगभग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना, अब कंपटीशन की वजह से जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज सामने आई। ठीक है ना, जिन्होंने सर्विसेज अच्छी देनी चालू करी, और कंपटीशन मोनोपोली से हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारी LPG पॉलिसीज़ थी, इनकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हमारे लिए। ठीक है ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी हुई, उनको देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या थी उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स क्या थी, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए अभी तक जितनी भी LPG पॉलिसीज़ के बारे में बात हुई, या किसके बारे में बात हुई, या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हुई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात हुई, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर को LPG पॉलिसीज़ पे ध्यान देते हुए हमने लगभग बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। ये सोच लिया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा अच्छा है ही, इस पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी गलत थी। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमने बिल्कुल मतलब निगलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी रह गई, 2-3% पर एनम। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो एक अगर हम बात करें कि रूरल इकोनॉमीज़ और अर्बन इकोनॉमीज़, ठीक है ना, उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, गल्फ था। ठीक है ना, गल्फ से मतलब एक खाई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो कहीं बहुत पीछे रह गया। ठीक है ना, इन कंपैरिजन। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो ग्रोथ, देखिए क्या था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया में एक चीज़ थी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो इंडिया का एक सबसे ज़्यादा लोग जिसमें थे। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जहाँ से कमाई आ रही थी वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर ही था। ठीक है ना, तो आप जब ऐसे सेक्टर को निगलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी तो आपकी ग्रोथ प्रोसेस इफेक्ट होगी ना। ठीक है ना, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कमाई करके दे रही है उसी को आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपकी ग्रोथ प्रोसेस अपने आप इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही हुआ यहाँ पे भी। ठीक है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर देखो एक बहुत बड़ी चीज़, और एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है हमारा वो रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया में। ठीक है ना, तो वो भी ख़त्म सा हो गया, क्योंकि भाई आप जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपको कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर।
अब देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहीं से आपको लेबर मिलती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, कि देखिए लोग तो वही है ना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं पहले से, ठीक है ना, जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उन्हीं को आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आते थे, ऐसा ही था ना। तो वो लोग भी कहाँ से मिलेंगे अगर एग्रीकल्चर ही आपका नहीं बचेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। अब देखिए क्या था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह, इनकी बहुत बड़ी डिमांड वहाँ पे होती थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इनको कौन लेगा, इनको कौन खरीदेगा ट्रैक्टर्स वगैरह को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब देखिए क्या हुआ, जो ग्रोथ हुई ज़्यादातर वो कहाँ हुई, अर्बन एरियाज़ में। आप अगर देखें कि अगर एलपीजी पॉलिसीज़ से जो भी ग्रोथ हुई आप देखेंगे कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, गुड़गांव में हुई, ठीक है ना, या बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा ग्रोथ हुई कंपेयर टू रूरल एरियाज़। जो भी एमएनसीज़ यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह जो आई वो कहाँ उन्होंने खुद को स्थापित किया, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, ठीक है ना, ऐसी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक हम लोग देखें तो पॉलिटिकल कोलोनियलिज्म से हम लोग एक अभी गुजरे हुए थे 1947 में, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल 250 साल लगभग राज करके गए थे, ठीक है ना। तो वो था हमारा पॉलिटिकल कोलोनियलिज्म, यानी कि हम लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे, ठीक है ना। और मान लीजिए जैसे कि आज के टाइम पे भी अभी देखें तो बहुत सारी विदेशी कंपनीज़ इंडिया में आके काम कर रही हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता है कि वो कंपनीज़ को ये लगने लगता है किसी भी बात से कि ये देश हमारी कंपनी के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बिना नहीं चल सकता, ठीक है ना, तो आपको वो क्या करेंगे, आपको धमकाने लगेंगे कि हम अपनी कंपनी बंद कर देंगे, आपको ये प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। ये अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये होने के चांसेस हैं, ये एक डर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। देखिए क्या हुआ कि कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम देखें कि एलपीजी पॉलिसीज़ के अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ कि कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ लोग थे उन्होंने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करना चालू कर दिया, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, यानी कि इनकम लोगों की कम थी, लोगों को प्रोडक्ट दिखाई दिए। आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी बड़े मार्केट में जाएं, जैसे अपने एग्जीबिशन जो होती है, ठीक है ना, तो उसमें जाएं तो क्या होता है कई बार जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है आप वो भी ख़रीदने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। तो कंज्यूमरिज्म में यही हुआ कि लोगों के पास पैसे कम थे, उसके बाद भी उन्होंने ख़रीदा वो चीज़ को, ठीक है ना। और लोग किस में आए, लोगों के पास लोन हो गया, उनके ऊपर लोन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अगर हम बात करें कि प्रोसेस जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस थी वो एक लोपसाइडेड का मतलब होता है कि कमज़ोर ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि जिसका एक भाग मजबूत हो और एक भाग कमज़ोर हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ एक चीज़ पे ध्यान दिया गया, वो चीज़ ये थी कि जो हमारे यहाँ कंपनीज़ थी, ठीक है ना, उनको हमने इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हमने अपनी इंडस्ट्री को नहीं डेवलप किया, हमने बाहर से इंडस्ट्री मंगाई और अपने लोगों को उनमें जॉब दे दी, यानी कि सर्विस सेक्टर को हमने ज़्यादा डेवलप्ड कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल ही कम किया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी अगर कंपेयर करें तो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत कम डेवलप किया, जिसकी वजह से आपने अभी देखा कि कुछ समय पहले 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ लेके आए थे, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, यानी कि इंडिया में ही बने प्रोडक्ट, ठीक है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, देखिए कि कुछ सेक्टर्स पे हमने कम ध्यान दिया, तो फार्मर्स ने भी क्या किया, फार्मर्स जो हमारे जो फूड क्रॉप्स पैदा कर रहे थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, कैश क्रॉप्स की तरफ, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स की मतलब थी वो कमी हो गई, ठीक है ना, जो फूड ग्रेन्स थे वो इंडिया में कमी हो गई, और जिसकी वजह से हमें फूड ग्रेन्स जो हमारे पास पूरे रहते थे वो इम्पोर्ट करने पड़ गए, ठीक है ना। तो ये भी किसकी वजह से हुआ,
ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्ट्स के प्राइजेस थे वो भी बढ़ गए। जब आप इंपोर्ट करके कोई चीज़ लेके आएंगे तो प्राइजेस अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। इससे क्या हुआ, देखिए क्या आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर को छोड़ के लोग आज के टाइम पे आपने देखा होगा लगभग पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी किसका एक डिसएडवांटेज था, ये भी एक डिसएडवांटेज था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है ना। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग ज़्यादा गए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे क्या है, एवरीबडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली। यानी कि फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे ये काम कर रहे हैं कि वो सीधे सीधे अपने का आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, फैमिली की से उनका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द सोसाइटी विच यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कल्चर आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस वर्च्यूज इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म। यानी कि क्या हुआ कि अब अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ है या अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ है वो आज के टाइम पे बिल्कुल कहीं पीछे रह गई है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्या कुछ अच्छा था एलपीजी पॉलिसीज से या कुछ ख़राब था, वो सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने क्या किया, देखिए क्या था कि उस समय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। अगर 1991 की हम बात करें तो जो हमारे पास ऑप्शन था वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। हमें अपनी जो ग्रोथ और जो हमारी डेवलपमेंट थी उसको आगे बढ़ाने के लिए यही एक ऑप्शन था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम तो किया, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमें जो नहीं करनी चाहिए एलपीजी पॉलिसीज़ को लागू करने के साथ में भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू द बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। देखो ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ बिग जो बहुत बड़ी मतलब अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज़ हैं उन्हीं के भर हो जाए। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो मोबाइल मार्केट है ऑलमोस्ट चाइनीज़ कंपनीज़ ने कैप्चर कर रखा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट सी to it that we do not compromise with economic interests of our domestic producers while allowing a free access to the foreign investors in the Indian market। यानी कि जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी काम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से सिर्फ आप इंटरनेशनल चीज़ें ही खरीदने लगे और इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट सी टू इट that we do not become economically subservient to the multinational corporations। यानी कि जो हम क्या है, हम इकोनॉमिकली एक गुलाम ना हो जाएं किनके, यानी कि हम पैसे से गुलाम ना हो जाएं किनके, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि कई बार इल्ज़ाम लगते हैं गवर्नमेंट पे कि अब ये अंबानी और अडानी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट बी इन द पोजिशन to channelize FDI more into areas of infrastructure rather than retail trading of fast food junctions like KFC and Domino's। यानी कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए तो हम जो FDI है उसको लाएं, लेकिन ऐसा ना हो जो अगर हम बात करें कि फास्ट फूड जॉइंट्स वगैरह हैं जैसे कि KFC, मैकडीज़ वगैरह, इनमें ना लाएं FDI को, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो एक फूड से रिलेटेड रिच कल्चर रहा है, यानी कि इंडिया का जो कल्चर रहा है वो फूड का बहुत अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कल्चर हमारा बर्बाद हो जाए। ओके, थैंक यू। ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूँगा, ठीक है।